नमस्कार। आज मैं फिर आपको अपराध की एक और घटना सुनाऊंगा जो उसी वक्त की है जब हमारे पास कम्युनिकेशन के आज जैसे साधन नहीं थे। न मोबाइल फ़ोन था, न इंटरनेट था, न स्मार्टफ़ोन था, न सीडीआर थी, कुछ नहीं था। और ऐसे में अपराध की विवेचना पुलिस को करनी होती थी, वो भी भारी दबाव में। आज की घटना की तारीख है 18 नवंबर 1996, 1996, नवंबर 18। थाना है नाका, डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ। मैंने आपको बता रखा है कि इसी बीच में 95 में ही लखनऊ आ गया था और सीओ महानगर की पोस्ट पर पदस्थापित था। नाका में एक पुराना होटल है, नाम है जिसका होटल अंबर। अंबर होटल के मैनेजर ने थाना नाका पर ये फ़ोन करके बताया कि मेरे होटल के रूम नंबर 208 में, जो पिछले 2 दिन से बंद है, भीतर से बहुत बदबू आ रही है। इंस्पेक्टर जयकरण सिंह भदौरिया अपने दल बल के साथ होटल अंबर पहुंचे। रूम नंबर 208 बाहर से उसमें ताला बंद था। ताला वही होटल वाला ताला बंद था। इंडिपेंडेंट गवाहों के सामने उस होटल का ताला तोड़ा गया। तोड़ने के बाद भीतर जाकर देखा कि बेड पर एक व्यक्ति की छत विक्षत लाश पड़ी है। ऐसा लग रहा है उसे चाकुओं से बुरी तरह काटा गया। उसके सारे कपड़े लहूलुहान थे। चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। ये देख के ही सबके होश उड़ गए कि होटल अंबर में एक व्यक्ति की हत्या। पुलिस ने अपनी पूछताछ शुरू की। पहले तो सीओ बाजार खाला, वही मैंने आपको बताया था, राहुल यादवेंद्र थे, आ गए। इंस्पेक्टर थे ही, एसपी सिटी आलोक शर्मा साहब थे, वो भी आ गए। सारे होटल के कर्मचारियों को, जो छुट्टी पर थे, जो प्रेजेंट थे, इस कमरे की एंट्री कब हुई थी, किसने किसने एंट्री की थी। एक बात ध्यान रखिएगा, उस समय होटलों में सीसीटीवी नहीं लगे थे। राजधानी के होटल में 1996 में सीसीटीवी होटल नहीं थे। जो कुछ था वो कागज़ पे और लिखा पढ़ी में ही था। सबको बुलाया गया, पूछा गया, तो होटल की एंट्री से पता लगा कि ये लोग 16 तारीख की शाम को एंट्री किए हैं। 2 लोगों का नाम था उसमें। उस समय कोई पहचान पत्र नहीं हुआ करते थे, न ही होटलों में पहचान के लिए जो आपसे फ़ोटो आईडी मांगी जाती है, एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है, वो सब कुछ था ही नहीं। उस ज़माने में आपका जो इलेक्शन कमीशन का कार्ड होता है, वोटर आईडी जिसको कहते हैं, वो भी नहीं था। किसी से अगर कह भी दें कि आप ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, उनका सब मैं ड्राइवर हूँ नहीं। 2 लोगों ने एंट्री की। जो वहाँ का पोर्टर था, जो सामान भीतर से ले आते हैं और कमरे तक पहुँचाते हैं, उसका नाम संजय था। ये कहा गया कि साहब इतने बजे आए हैं, उस समय किस पोर्टर की ड्यूटी थी। संजय फ़ौरन हाजिर हुए। संजय से पूछा गया क्या हुलिया था, कैसे लोग थे। उनका साहब 2 आदमी थे। क्या था उनके पास? उनका साहब 2 बड़ी बड़ी अटैचियाँ थीं। मैं उठाकर ले गया था, लेकिन अटैचियाँ बहुत भारी थी साहब। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई वजनदार चीज़ रखी हो, धातु जैसी कोई चीज़ रखी हो, मेटल, या कह रहा साहब लोहे का कुछ, ऐसा लग रहा था कि इतना भारी है। उतनी बड़ी अटैची में
इतना भारी कपड़ा नहीं हो सकता। सबके कान खड़े हुए, क्योंकि दोनों अटैचियां कमरे में नहीं थीं। अटैचियों का रंग, प्रकार, ये सब भी वहां पर उपस्थित पुलिस वालों ने पूछा। खाना कौन ले गया, खाना कहाँ खाया, कोई कुछ नहीं बता पाया। वेटर से पूछा गया उनका साहब कि 9 बजे तक तो ये इसमें लोग थे, बगल के कमरे में मैं चाय देने आया था, खाना देने आया था। ये भी पूछा गया कि इन लोगों ने कोई ऑर्डर दिया खाने को, उन्होंने सब ऑर्डर भी नहीं दिया था। लेकिन 9 बजे के बाद से ये ताला बंद हो गया। अगले दिन भी, यानी 17 नवंबर को भी मेरी ड्यूटी उसी शिफ्ट में थी, तब भी इसका ताला बंद था। 18 तारीख को सवेरे सवेरे जब तब भी ताला बंद था, तो मैंने मैनेजर को बताया कि साहब ये लोग आए थे 16 तारीख को, आज 18 हो गई, उस दिन के बाद से दिखाई नहीं पड़े। पता करते करते, बहुत गहनता से पूछताछ करते हुए ये भी बताया गया कि शायद जो लोग आए थे उनके पास एक गाड़ी भी थी। लेकिन मैंने आपको बताया कि न तो गाड़ी का नंबर इंटर करना ज़रूरी था, न कोई फ़ोटो आईडी थी, ना कोई एड्रेस प्रूफ था, ना पार्किंग में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था। तो कौन सी गाड़ी थी, गाड़ी थी भी कि नहीं थी, ये कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद इनके पास एक गाड़ी थी जिस गाड़ी से ये आए थे, और पता नहीं कब वो चले गए, किसी को पता नहीं लगा। हमारे पास क्रॉस चेक करने के लिए कुछ नहीं था। मौके पर खून से सने हुए 2 ट्रैक सूट भी मिले। इससे यह पता लगा कि मृतक के अलावा 2 आदमी और इस कमरे में थे। 2 का तो आना ही बताया गया, और 1 की लाश मिली, 2 के ट्रैक सूट मिले, यानी कुल 3 आदमी उस कमरे में थे। 1 मारा गया और 2 लोग जिनके ट्रैक सूट थे। इसी बीच उधर 21 तारीख को, घटना के 5 दिन बाद, यानी 16 तारीख की इन लोगों की एंट्री थी, शाम से गायब थे, तो ये माना गया कि 16 तारीख को ही ये हत्या हुई होगी। 21 तारीख को मेरठ के सदर थाने में, कैंट थाना जिसको बोलते हैं, वहां पर एक व्यक्ति विनोद कुमार ने एक एफआईआर लिखाई कि साहब मैं एक टैक्सी का ओनर हूं, मेरा ड्राइवर जिसका नाम अशोक कुमार था, वो मेरठ के न्यू टैक्सी स्टैंड से हमेशा सवारी बुक करके जाया करता था। उसने लखनऊ की सवारी बुक की है ऐसा बता के उस दिन चला गया। सामान्य रूप से वापस आते समय किसी पीसीओ से आदमी फ़ोन करके बता देता है, या पहुंच के ये बता देता है कि साहब मैं पहुंच गया हूं। लेकिन उसने पहुंच के तो बताया कि मैं लखनऊ आ गया हूं, लेकिन उसके बाद से कोई फ़ोन नहीं आया। उसे वहां छोड़कर वापस टैक्सी लेकर आना था। कभी कभी ड्राइवर लालच करते हैं, हो सकता है वो किसी लखनऊ के टैक्सी स्टैंड पर किसी सवारी के चक्कर में गया हो, लेकिन उसके बाद से आज तक नहीं आया। ये बहुत ही अनयूजुअल है। मेरे पास उसको वो कहाँ पर है ये पता करने का कोई साधन नहीं है। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया। विनोद ने अपने टैक्सी का नंबर DDB3872 बताया। आप रजिस्ट्रेशन नंबर से समझ गए होंगे कि कितने पुराने ज़माने की बात हो गई। DDB 3872। ये वो ज़माना था जब टैक्सी बुक की जाती थी, उनमें यात्रियों का नाम पता लिखा जाता था। टैक्सी स्टैंड पर, जिस न्यू टैक्सी स्टैंड मेरठ पर, पुलिस ने तफ्तीश की कि साहब इस गाड़ी को कब बुक किया गया। उसमें ये लिखा हुआ था कि इरशाद नाम के व्यक्ति ने इसको बुक किया। टैक्सी स्टैंड पर यह भी चलन था उस समय कि आप
अपना नाम तो बता रहे हैं, आप यात्री हैं, लेकिन आप किसी ज़मींदार का, ज़मानतदार का भी नाम बताइए कि अगर आप गायब हो जाएं या आपको कुछ हादसे में आपके साथ कुछ हो जाए तो हम किसे इन्फॉर्म करेंगे। मोबाइल उस समय थे नहीं, तो एक जमींदार का भी नाम उसमें लिखा हुआ था। वो आदमी काफ़ी फेमस और टैक्सी स्टैंड के पास का रहने वाला था। जमींदार के नाम को लेकर, चूंकि वो वहाँ का नोन आदमी था, पुलिस फौरन उसके पास पहुंची और उससे कहा कि ये इरशाद कौन है। खैर, पुलिस तफ्तीश कर रही थी, पता कर रही थी। इस बीच में अखबारों में छपना शुरू हुआ कि साहब 2 लोग भारी भारी अटैचियाँ, जिसमें धातु रही होगी, बहुत भारी अटैचियाँ लेकर आए। एक की हत्या हो गई, दूसरा वो अटैचियाँ लेकर भाग गया। उसी बीच दिल्ली में कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे। आईएसआई के ऑपरेटिव हों या आतंकवादी हों या इस तरह के लोग पकड़े गए थे। अखबार ने फौरन जोड़ दिया कि मेरठ से असलहा लेकर, आरडीएक्स लेकर आतंकवादी आए, अपने साथी को या किसी व्यक्ति को ठिकाने लगाकर वो लेकर चले गए और अपने जहां उन्हें पहुंचाना था वहां डिलीवरी कर दी होगी। सनसनीखेज खबर थी। हल्ला मच गया कि अरे बाप रे बाप, ये तो पता नहीं क्या होगा। अगर अभी डिलीवरी हुई है तो अगले कुछ दिनों में कुछ होने वाला होगा। मैंने बताया, अखबार के सिवा समाचार, न्यूज़, खबर पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। दूरदर्शन के और कुछ न्यूज़ चैनल्स उस समय आए थे। मुझे ध्यान है शायद जी न्यूज़ उस समय ज़्यादा चलता था। खैर, जिस व्यक्ति का नाम जमींदार पे जमानतदार या जामीनदार के रूप में लिखवाया गया था, उसने उस आदमी को पकड़वा दिया मेरठ पुलिस से। जो हुलिया टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी बुक करने वालों ने बताया था, वो ऑलमोस्ट वही हुलिये का निकला। उसका नाम था इरशाद। इरशाद से पूछा गया तो उसने बताया कि वो 87 में इराक गया था और कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसने 2 साल तक काम किया। वो 14 फरवरी 87 को वहाँ गया था और 6 दिसंबर 88 तक वहाँ रहा, फिर वापस दिल्ली आ गया। उसने ये भी बताया कि मैं और मेरा दोस्त बशीर, जो यहीं मेरठ का रहने वाला है, वापस आने के बाद मेरी उससे जान पहचान हुई। हम दोनों लोगों ने टैक्सी बुक कराई थी। मेरा ही नाम उसमें चढ़ा हुआ था। उससे पूछा गया कि टैक्सी बुक करा के कहाँ गए। उनका साहब हम तो लखनऊ गए, किसी दूसरी जगह का नाम बता दिया कि फ़लाँ होटल में गए और टैक्सी वाले को छोड़ दिया। मुझे नहीं पता वो कि टैक्सी वाला कहाँ चला गया। इरशाद को लखनऊ लाया गया थाने पर। अब चूंकि अखबारों में इतना हल्ला हो गया कि साहब वो 2 अटैचियाँ भर के आईं और डिलीवरी हो गई। जिस आदमी को जानकारी थी उसको मार दिया गया। इरशाद को लखनऊ लाया गया। सारी खुफिया एजेंसीज ने इरशाद से बहुत डिटेल में थाना नाका पर बात की। ये तब हुआ जब मृतक की फोटो, मृतक के कपड़े, ये सब अखबारों में छपे। मेरठ पुलिस ने भी इसको पढ़ा। विनोद जो उसके मालिक थे, उनको भेजा गया। उन्होंने पहचान लिया कि बिल्कुल सही है, ये मेरे ड्राइवर की ही लाश है। इरशाद को फौरन लखनऊ ले जाया गया। उसने इधर उधर के किस्से कहानी बताए। फिर उसके साथ वही हुआ जो होना था। मेरठ के एसपी सिटी पर बहुत दबाव हुआ। श्री विनोद कुमार साहब उस समय एसपी सिटी थे मेरठ में 96 में। उन्होंने प्रेस वालों को ये बताया कि देखिए साहब, ये
मामूली कार चोरी का मामला है, इसमें कहीं अभी तक हमारी जानकारी में कोई आईएसआई, कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं है। और ये बताइए, अगर इस तरह की गतिविधि होगी तो कोई अपना सही नाम और अपने चाचा का नाम जामींदारों की श्रेणी में क्यों लिखवाएगा? फिर आलोक शर्मा साहब उस समय एसपी सिटी लखनऊ थे। वहाँ घेराबंदी हुई, सभी अखबारों में प्रमुखता में ये छपने लगा कि साहब सामान जो है आतंकवादियों को सप्लाई करने का आया, एक आदमी मारा गया और अटैचियों का पता नहीं है। आलोक शर्मा साहब ने वहाँ प्रेस को बताया कि भाई ये घूमने आए थे, अब तक की जांच के हिसाब से, इरशाद से पूछताछ के हिसाब से ये घूमने आए थे लखनऊ, उसके बाद इन्हें कानपुर में एक शादी में जाना था। लेकिन इनकी नीयत खराब हो गई, गाड़ी लूटने के चक्कर में इन्होंने ट्रक चालक अशोक की हत्या कर दी। लेकिन प्रेस नहीं मानी, प्रेस लिखती रही कि नहीं साहब ये पुलिस झूठ बोल रही है, कवर अप कर रही है, छिपा रही है, बड़ी घटना है, इस तरह की बात। अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान छपे। आलोक शर्मा साहब का ये बयान छपा, उस समय जो जयकरण सिंह भदौरिया इंस्पेक्टर थे उनका ये बयान छपा कि भाई किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सीओ थे राहुल यादवेंद्र, उन्होंने कहा कि अभी पूरी जानकारी इसमें नहीं प्राप्त हुई है। तीनों के बयान को और उसमें विरोधाभास निकाल के बातें तरह तरह की छपने लगी, बहुत दबाव हो गया पुलिस पर। इरशाद से जो पूछताछ की, मेरठ पुलिस ने जो पकड़ा था उसको, वो अपनी बहन के यहाँ था दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने भी पूछताछ की, लखनऊ पुलिस ने भी पूछताछ की। उसमें किसी तरह की किसी आतंकवादी गतिविधि या आईएसआई का कोई नाम नहीं आया, कोई लिंक ऐसा नहीं मिला जिसमें ये कोई देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो। जो उन लोगों ने बताया वो यही बताया कि साहब हमारा इरादा टैक्सी लूटने का था। हम लोग वहाँ पहुँचे, कमरे के भीतर आए, फिर नीचे से ड्राइवर को बुलाकर ले गए कि भाई ऐसा करो कि एक अटैची गाड़ी में रख दो, अभी हम लोगों को कानपुर चलना है। वो इसलिए ताकि वो भाग न जाए, हमें दूसरी टैक्सी का इंतज़ार करना पड़े। वो जैसे ही कमरे के भीतर आया, उसे दबा लिया और चाकुओं से उसको बुरी तरह मारा। हम लोगों का प्रयास ये था कि इसकी पहचान न हो पाए। लेकिन एक अजब इत्तेफाक कि मृतक जानसठ का रहने वाला था, ईश्वर सिंह का पुत्र था, अशोक नाम था उसका। और इरशाद ने बताया कि उसके साथ जो दूसरा आदमी था वो जब्बार था, बशीर उर्फ जब्बार। ये तीनों ही मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। और जैसा मैंने पहले बताया, अशोक वो न्यू टैक्सी स्टैंड मेरठ से टैक्सी बुकिंग पर टैक्सी चलाता था। बहुत ज़्यादा पूछताछ हुई, कई कई घंटे इसमें रियाज वर्जिश की गई, लेकिन सिर्फ यही निकल कर आया कि 15 नवंबर को इरशाद उर्फ रईस और बशीर उर्फ जब्बार ने न्यू टैक्सी स्टैंड मेरठ पे जाकर लखनऊ के लिए टैक्सी बुक कराई। इरशाद ने अपना पता लिखवाया चुंगी नियाजपुर मुजफ्फरनगर। ये बड़ा वाइड पता होता है, जैसे कोई लखनऊ के लिए ये लिखवा दे कि टैक्सी स्टैंड अमीनाबाद, या फिर ये लिखवा दे कि साहब फलां चौराहा गोमती नगर। ऐसे में उस आदमी को ढूंढ पाना या ढूंढा जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बुक करने वाले ने कहा कि नहीं साहब, आपका तो ठीक है, नाम आपने पता लिखवा दिया, यहाँ किसी को आप मेरठ में जानते हो तो उसका नाम पता बताइए। क्योंकि जिसने बुक की थी, जब उससे पूछताछ हुई कि जब जामींदार का नाम लेने की बात आई
तो दोनों अगल बगल एक दूसरे को झांकते रहे और एक दूसरे से बात करते रहे। फाइनली उन्होंने टैक्सी स्टैंड के पास रहने वाले एक मुअज़्ज़िज़ आदमी का पता लिखा दिया और ये कहा कि हमारे चाचा हैं, आप इनसे पूछ लीजिएगा, ये हमारे बारे में सब बता देंगे। उसके बाद जब बुक हो गई गाड़ी तो इरशाद और बशीर दोनों अशोक कुमार की टैक्सी DDB 3872 पर सवार होकर 16 नवंबर को लखनऊ पहुंच गए। और उसी रात, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि उसको ऊपर बुला के अटैची ले जाने के बहाने कमरे में बुलाया और वहीं दबा के उसकी हत्या कर दी। बकौल इरशाद के वहां से वो और बशीर सीधे दिल्ली गए और दिल्ली की मायापुरी बाजार में पहुंचकर इन्होंने गाड़ी अपनी जो टैक्सी चुराई थी या जिसको लूट कर लाए थे वो बेच दी। एक चलन और वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली को अच्छी तरह जानते हैं, कि दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, यहाँ पर गाड़ियों के काटने का धंधा बहुत जोरों पे था, बहुत ही ज़बरदस्त था। काटने का आशय ये है कि आप गाड़ी चोरी की लाकर सदर बाज़ार के उस कबाड़ी मार्केट में पहुंच जाइए, कुल आधे घंटे में उसके सारे पार्ट्स, सारे पुर्जे अलग अलग हो जाएंगे। इंजन अलग, चेचिस अलग, टायर ट्यूब अलग, बॉडी अलग। इतने एक्सपर्ट हैं। यानी अगर किसी की गाड़ी दिल्ली में चोरी हुई, उसको मेरठ आने में 1.5 घंटे लगा। वो पुलिस के पास रिपोर्ट करने गया, पुलिस ने वायरलेस किया, इधर ढूंढा ढांडी मचने लगी। उनको अंदाज़ा है कि साहब ये कबाड़ी बाज़ार मेरठ में ही ये सब जाती हैं। अगर वो आ भी गया तो उसे गाड़ी साबित नहीं मिलेगी। ऐसा बहुत बार हुआ कि कटने के बाद, यानी उसको डिसमेंटल होने के बाद, लोगों ने अपनी गाड़ियों की चेचिस या अपनी गाड़ियों की बॉडी को पहचान लिया। चेचिस नंबर फौरन टेम्पर हो जाएगा। बहुत बड़ा मार्केट है ये मेरठ का। इसीलिए ये वो दौर था जब जिसको पैसे की ज़रूरत होती थी वो टैक्सी बुक कराता था, ड्राइवर्स को मार देता था, रास्ते में फेंक देता था, गाड़ी सीधे लाकर मेरठ में कबाड़ी बाज़ार में खड़ी होती थी, नगद पैसा लेता था और घर चला जाता था। जब इरशाद ने पूरी बात बताई, बहुत अच्छी वाली पूछताछ के बाद, तो इरशाद की मदद से बशीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, पर वो पुलिस को चकमा देकर थाना सदर बाज़ार मेरठ से ही थाने से भाग निकला। अब तक की पूरी जांच पड़ताल में कोई ISI, कोई आतंकवादी गतिविधि का नहीं पता लगा, ऐसा SP सिटी मेरठ विनोद कुमार ने और SP सिटी लखनऊ आलोक शर्मा साहब ने प्रेस को बयान दिया या जारी किया। 4 दिसंबर को, कमोबेश 4 दिसंबर 1996 को, जो अखबारों में खबरें छपी थीं, उस दिन राहुल यादवेंद्र, जयकरण सिंह भदौरिया इंस्पेक्टर नाका और आलोक शर्मा साहब जो उस समय SP सिटी थे, सबके बयान यही छपे हैं कि साहब सिर्फ ये मामूली ठग थे, कार लूटने के उद्देश्य से उन्होंने ड्राइवर की हत्या करके कार लेकर भाग गए और मायापुरी भी ऐसी मार्केट है जहां गाड़ियां डिसमेंटल हो जाती हैं बहुत कम समय में, बहुत थोड़े समय में। वहाँ स्थानीय भाषा में ये कहा जाता है कि गाड़ी काट दी गई, वहाँ से निकली, यहाँ से निकली, इसने देखा, उसने देखा। साहब एक बार वो कबाड़ी मार्केट गई, आधे घंटे में गाड़ी कट गई। खाली 4 पहिया वाहन की बात नहीं है, 2 पहिया वाहन, ट्रकें, बड़ी बड़ी ट्रकें डिसमेंटल होने में 2 घंटे, 2.5 घंटे नहीं लगता। बड़े बड़े हाथे बने हुए हैं और ऐसे डिसमेंटल किए हुए जो ऑटो पार्ट्स हैं वो सड़क के किनारे सजा के रखे जाते हैं।
सैकड़ों दुकानें दोनों पटरियों पे हैं जिनमें वो सजा के रखे जाते हैं। इंजन भी, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा वहाँ। सीट निकाली है तो वो भी मिल जाएगा, उसका सीट कवर भी निकाल के रखा गया है, वो भी मिल जाएगा। आइडेंटिफिएबल आइटम को छोड़ के बाकी किसी गाड़ी का कोई पुर्जा किसी को चाहिए मेरठ के कबाड़ी बाजार से ले सकता है। उसका मार्केट का नाम है कुछ, पर वो कबाड़ियों का काम होता है, मेन रोड पर है और सदर बाजार थाने में ही है। तो पुलिस ने 4 दिसंबर को दोनों जगह, मेरठ और लखनऊ दोनों जगह, ये बताया कि साहब ये मामूली ठग थे और कार या टैक्सी चुराने के लिए, टैक्सी लूटने के उद्देश्य से उन्होंने एक व्यक्ति की, जो ड्राइवर था, उसकी हत्या कर दी। अब आज की घटना, मैंने पहले ही बताया कि ये वो दौर था जब टैक्सी बुक कराकर टैक्सी ड्राइवर्स की हत्या कर दी जाती थी। बहुत इजी मनी जिसको कहते हैं, बड़ी क्विक मनी, कि आपने उधर हत्या करके बॉडी फेंकी, जब तक कि पुलिस पहुंचे, जाने समझे, मेरठ पहुंच जाइए, नगद पैसा दीजिए, पैसा लीजिए और आपकी गाड़ी 2 घंटे में टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, काट दी जाएगी। ऐसा कहते हैं, काटते क्या है, डिसमेंटल करते हैं उसको। तब वहाँ पे टैक्सी स्टैंड्स पे पुलिस परेशान हो गई, आजीज आ गई। जब देखिए तब एक बॉडी मिली सड़क के किनारे, पता लगा साहब ये ड्राइवर था, ड्राइवर की हत्या करके और लूट कर चले गए। ये भी संभव नहीं था कि सारी टैक्सियां बंद कर दें, सामान्य नागरिकों को बहुत दिक्कत होती थी, आवाजाही के भी साधन बहुत कम थे। तो ये कहा गया, मैंडेटरी किया गया, क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस परेशान होती थी। एफआईआर लिखेगी, पंचायतनामा बनाएगी, पोस्टमार्टम कराएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, पूछताछ करेगी, फिर मुलजिमों को ढूंढेगी जिनका पता सामान्य रूप से नहीं लग पाता था। तो पुलिस ने एक व्यवस्था कराई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कि साहब आप जब बुक करेंगे तो उस आदमी का नाम पता पूरा नोट करेंगे और एक स्थानीय व्यक्ति की जमानत पर ही यात्री बुक करके जा सकते हैं आपकी टैक्सी से, ताकि टैक्सी गायब हो जाए, ड्राइवर गायब हो जाए या यात्रियों के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उस जमानतदार को पकड़ा जाए कि आपकी ज़मानत देकर फलां आदमी इस टैक्सी को बुक करा कर ले गया था। ये वो ज़माना था। कितना खतरनाक होता होगा टैक्सी चलाना और टैक्सी के यात्रियों को भी। जब इरशाद वहाँ बुक करने गया तो उसने बहुत ही सामान्य सा पता लिखाया, चुंगी नियाजपुर। सोच के आया था, जैसा पुलिस ने बताया, कि ये गाड़ी के चुराने या गाड़ी के लूटने का उद्देश्य था और टैक्सी को बुक कराना। तो उसने सामान्य सा पता लिखवाया, चुंगी नियाजपुर, मुजफ्फरनगर। चुंगी नियाजपुर पे सैकड़ों मकान होंगे, वहाँ इरशाद नाम के आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। स्टैंड वाले ने फिर वही किया कि साहब ने बिना ज़मींदार के हम टैक्सी बुक नहीं करेंगे। तो उसने ऐसे आदमी का नाम लिखा दिया जो रसूख वाला था और ये बताया कि मेरे चाचा हैं। और चाचा ने, जिसको चाचा लिखवाया था, उसने सिर्फ हुलिये के आधार पर पहचाना कि ये संभवतः वही आदमी होगा। और फिर उसी ने इरशाद को उसकी बहन के यहाँ दिल्ली में गिरफ्तार कराया, उसको पकड़वा दिया और शब्बीर जो है वो इरशाद की मदद से पकड़ा गया। चाचा अगर मना कर देते कि साहब मैं किसी को नहीं जानता, मैं इस हुलिये के किसी आदमी को जानता नहीं, मेरा कोई भतीजा नहीं, तो बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि वो सगा भतीजा नहीं था, रिश्ते के चाचा थे। और अगर इरशाद ही नाम ढूंढा जाए तो दसियों लोग रिश्तेदारी में ही मिलेंगे। लेकिन उसने सिंसियरली पुलिस की मदद की और हुलिये के आधार पे उसने, दबिश कई जगह हुई, इरशाद नाम के कई लोगों को पकड़ के लाया गया, लेकिन अल्टीमेटली सही आदमी पकड़ गया, जिसको टैक्सी स्टैंड वाले ने पहचाना।
ये तब का दौर मैंने आपको बताया। आज का दौर ये है कि आप फ़ोन से बुक करा लीजिए टैक्सी, नेट पे तमाम साइट्स हैं, उसमें टैक्सी बुक करा लीजिए। थोड़ी देर में ड्राइवर अपने फ़ोन से आपके फ़ोन पर फ़ोन करेगा, ड्राइवर को आपका नंबर मिल जाएगा, आपको ड्राइवर का नंबर मिल जाएगा। और बच्चे आजकल लंबी दूरी की टैक्सी करते हैं, वो और स्मार्ट हैं। टैक्सी तय करने के साथ ही वो नंबर प्लेट की फ़ोटो खींच लेते हैं, और कभी कभी तो ये कह देते हैं कि अंकल आपकी भी फ़ोटो खींचनी है, पापा को भेजना है। फ़ोटो खींच लेंगे, उनको व्हाट्सएप कर देंगे। कुछ जो और स्मार्ट हैं लड़के, वो फ़ोटो खींची उन्होंने, उसमें गाड़ी का नंबर आया, गाड़ी में बैठ के फ़ौरन उस रजिस्ट्रेशन नंबर के ओनर का पता कर लेंगे। और कभी कभी वो ड्राइवर से पूछ लेंगे कि मालिक का नाम क्या है। अगर उसने कुछ इधर उधर बताया तो उनका 1 मिनट रुक दो, मालिक का नाम पता इसमें ये लिखा हुआ है। दूसरा, किसी इमरजेंसी की स्थिति में वो 100 नंबर डायल 100 यानी 112 नंबर डायल कर देंगे। यही वजह है कि इन घटनाओं में, जो टैक्सी चोरी की जो घटनाएं थीं, इन घटनाओं में जो मर्डर का प्रतिशत था वो 35% था उस समय, 93, 94, 95 और 96 में, जो आज घटकर 2% रह गया। इतने चेक्स एंड बैलेंस हो गए कि ड्राइवर अगर एकदम कुएं में कूदने की ही उसकी मंशा हो, तभी वो कोई गड़बड़ी करेगा, और यात्री भी अगर उनकी कुएं में कूदने की ही मंशा होगी, तब वो ऐसी टैक्सी को बुक करेंगे जिसके साथ उन्हें कोई धोखा करना है। पर इस पूरी घटना में अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो अनुत्तरित रह गए। अखबारों ने इनको भी खूब लिखा। पुलिस ने अपनी तरफ से घटना का पटाक्षेप कर दिया 4 दिसंबर को। आदमी कहाँ का, मारा कहाँ गया, तो इसको लेकर जो सवाल पूछे गए, बार बार पूछे गए, वो ये थे कि अगर उनको टैक्सी चोरी ही करनी थी तो मेरठ से लखनऊ लाने की क्या ज़रूरत थी। रास्ते में कई शहर पड़ते जहां आराम से होटल में रुक के यह कार्यक्रम करके निकला जा सकता था। किसी भी होटल में उस ज़माने में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, बहुत बड़े होटल्स को छोड़ के। जैसे हमें याद है कि लखनऊ में उस ज़माने में 95-96 में ताज और हज़रतगंज के एक आध और बड़े होटल्स में सीसीटीवी केवल रिसेप्शन पे लगे होते थे। शायद वो पैसों के लेन देन पर निगरानी रखने के लिए मालिकान ने लगाया होगा। तो क्या ज़रूरत थी इतनी दूर जाने की सिर्फ टैक्सी लूटने के लिए, कमरा बुक कराने की, उसके बाद कमरे में बुला के उसे मार देने की? ये सवाल आज तक उत्तर इसका नहीं मिला। दूसरा, उन अटैचियों में केवल कपड़े थे, ऐसा इरशाद ने, और बाद में जब पकड़ा गया शाबिर, उसने भी बताया। फिर वो इतना भारी कैसे था? पोर्टर कसमें खा खा के बता रहा है, सब इस तरह था, ऐसा था, कलर बता रहा है, हत्था बता रहा है। वो कह रहा है कि बहुत भारी था। चलिए, कपड़े भी थे, लेकिन अटैचियों की रिकवरी आज तक नहीं हुई। कहाँ गई वो अटैचियाँ दोनों? शायद इसलिए नहीं हुई कि संजय ने अटैचियों के बारे में पूरा किस्सा बता दिया था पुलिस को। इस रंग की थी, इतनी लंबी थी, इतनी चौड़ी थी, इतनी वजनी थी। अगर वो मिलती तो संजय से उनकी पहचान जरूर कराई जाती, इसलिए वो आज तक नहीं मिली। बहरहाल ये पुलिस ने बताया, हम इसको मानते हैं कि साहब टैक्सी चोरी के लिए टैक्सी बुक करा के लखनऊ तक लाना और फिर लखनऊ में टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर देना। बाकी चीज़ों के लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि वारदात चोरी की थी, लेकिन चूंकि क्रॉस चेक करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए अखबार वालों को जिधर मर्जी हो रही थी उधर उसको मोड़ रहे थे।
आप उसको कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते थे, कुछ है ही नहीं आपके पास। अब आप इससे अंदाज लगा लें कि विवेचना कैसी हुई होगी। वो दोनों हत्या के और लूट के अपराध में जेल भेजे गए होंगे, ट्रायल भी ज़रूर हुआ होगा, और ट्रायल में क्या हुआ ये हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि क्या हुआ होगा। सच तो ये है, कुछ नहीं हुआ होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।